यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 22 होगा। पार्ट 22 के अंतर्गत यहाँ पे अध्याय 38 कर देखेंगे। अध्याय 38 देखेंगे जिसमें आपको नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। देखिए आप नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत यहाँ देखिए। नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत 1947 देखिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता पूर्व पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक भारत का शासन संभाला। देखिए आप वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। नेहरू के देखिए यहाँ पर नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल 1947 से 1964। देखिए आप 1947 से 1964 के दौरान भारत में निर्णयों के हम देखिए क्या नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल हम देखिए नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल 1964 के दौरान भारत में निर्णयों के समस्त पहलुओं पर नेहरू के प्रभाव का इस काल को प्राय नेहरू युग कहा जाता है। नेहरू युग के विभिन्न पहलुओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण एवं घटनाक्रम निम्न प्रकार। देखिए पहला आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा हम देखिए। दीर्घकालीन औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जिसमें सीमित उद्योगीकरण देखिए यहाँ पर क्या जिसमें सीमित उद्योगीकरण, निम्न कृषि उत्पादन अल्प प्रति व्यक्ति आयता, मंद आर्थिक विकास गति जैसी नकारात्मक विशेषताएं मौजूद थी। अशिक्षा, संकीर्णता तथा सामाजिक असमानता इसके अन्य प्रमुख तत्व थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व द्वारा परिस्थितियों एवं जन आकांक्षाओं को ध्यान रखते हुए विकास के 4 लक्ष्य घोषित विकास के 4 लक्ष्य घोषित किए गए थे। ये थे आपको पहला आयात और विदेशी सहायता भारत की निर्भरता को कम कर। दूसरा पूंजी निर्माण एवं संसाधनों का प्रसार करना। तीसरा देखिए सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानता को उन्मूलन करना तथा चौथा आपके क्या कि जन सामान्य हेतु पर्याप्त एवं न्यूनतम जीवन स्तर की देखिए चौथा आपके जन सामान्य हेतु पर्याप्त एवं न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित करना। देखिए आप जन सामान्य हेतु पर्याप्त एवं न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित करना। हाँ फिर देखिए यहाँ पर क्या कि उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक नेतृत्व के पास दो विचारधाराएं पूंजीवादी और साम्यवादी आधारित शासन प्रणालियों को अपनाने के विकल्प मौजूद थे। किंतु पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त असमानता तथा साम्यवादी शासन की निरंकुशता ने भारतीय नेतृत्व को तीसरे रास्ते का चुनाव करने को प्रेरित किया। देखिए जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन को लागू करने के नए प्रयोग को अपनाने का निर्णय किया गया जिसमें विकास और समता के उद्देश्यों को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जाना था। नियोजन संबंधी देखिए यहाँ पर नियोजन संबंधी प्रारंभिक प्रयास देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। समिति द्वारा तैयार कई रिपोर्ट में मूलभूत उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व, बड़े और लघु उद्योग के मध्य समन्वय, क्षतिपूर्ति देकर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, नियोजन में कृषि क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करने तथा सहकारी खेती विस्तार आदि की सिफारिशें की गई। 1944 में भारत के 8 बड़े उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास का एक दस्तावेज तैयार किया जिसे बम्बई योजना
योजना कहा जाता है। देखिए आचार्य श्री मन्ना नारायण द्वारा गांधीवादी योजना के माध्यम से 10 वर्षों में लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया। 40% एम एन राय ने भी जनता योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें सरकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी विकास के गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस प्रकार विकास की इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा भारत में नियोजन कई प्रारूप उभर कर आए, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व को नियोजन संबंधी नीति निर्माण हेतु प्रचुर आधार सामग्री उपलब्ध कराई। देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वातंत्र युत्तर प्रारंभिक प्रयास यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। आयोग को परामर्शदायी संस्था का दर्जा दिया गया। आयोग को 7 दायित्व निभाने थे। देखिए भारत के भौतिक पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आकलन करना। दूसरा, इन संसाधनों के प्रभावी एवं संतुलित उपयोग। देखिए यहाँ पर क्या दूसरा, इन संसाधनों के प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना। तीसरा, विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना। देखिए यहाँ पर तीसरा, विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना। विकास की स्थितियों को परिभाषित करना तथा संसाधनों के वितरण हेतु सुझाव देना। चौथा, देखिए यहाँ पर क्या योजना के सफल योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना। 5, योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना। 6, योजना क्रियान्वयन द्वारा हासिल की गई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा नीतियों और मापदंडों में अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना। 7वां, क्या स्वयं की प्रभावी गति कार्यशीलता। देखिए स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता बदलती आर्थिक परिस्थितियां, चालू नीतियों, कार्यक्रम में मापदंडों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित किसी देखिए यहाँ पर क्या कि मापदंडों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित किसी समस्या आदि विषयों के संबंध अपनी सिफारिशें देना। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया योजना आयोग की। देखिए यहाँ पे योजना आयोग की सिफारिशों तथा तैयार नीतियों देखिए यहाँ पर क्या योजना आयोग की सिफारिशों तथा तैयार नीतियों एवं योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। अब देखिए यहाँ पर क्या नियोजन के आर्थिक उद्देश्य। देखिए नियोजन के जो आपको आर्थिक उद्देश्य उसको देखिए। नियोजन के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य है, जिन्हें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप में वर्णित किया जाता रहा है। एक मोटे अनुमान के आधार पर नियोजन के उद्देश्य निम्न है। आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण। दूसरा, आपको कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं सुधार। तीसरा, राष्ट्रीय संपदा की वृद्धि और वितरण। चौथा, आत्मनिर्भर और स्वस्फूर्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना। 5, गरीबी एवं बेरोजगारी का उन्मूलन। 6, आपको सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। 7, बीमारी और निरक्षरता की समाप्ति। 8वां, यहाँ पे क्या व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। 9वां, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात उन्मुख उत्पादन हेतु उद्यमियों को आर्थिक प्रोत्साहन। 10वां, आपको देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक प्रभावशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप में कायंत्र। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कि पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, जिसमें देखिए पंचवर्षीय योजनाएं आपको 1951 से 56 आपको है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पंचवर्षीय योजना की बात आप यहाँ पर करते हैं। पंचवर्षीय योजना देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। देखिए यहाँ पर प्रथम योजना में सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास के साथ साथ शरणार्थी पुनर्वास, खाद्य आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण जैसे तत्कालिक लक्ष्यों का चुनाव किया गया। इस योजना को लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त हुई। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 से 1961। इस योजना में भारी एवं मूलभूत उद्योगों विकास में विस्तार को प्राथमिकता दी गई, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। देखिए क्या दूसरी योजना का अनेक लक्ष्यों को पूंजी अभाव के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। दूसरी योजना के अनेक लक्ष्यों को पूंजी अभाव के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका, फिर भी इसे सीमित सफलता प्राप्त हुई। अब के तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। देखिए तीसरी योजना में
देखिए तीसरी योजना में कृषि को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वस्फूर्त और निर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया गया। किंतु भारत चीन युद्ध 1962 तथा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण योजना की प्राथमिकताओं को रक्षा जरूरतों तक सीमित होना पड़ा। 1965-66 में पड़े भयंकर आकार ने पूर्णतः इस योजना को विफल बना दिया। अंत देखिए आपको तीसरी योजना के दौरान तीसरी योजना के दौरान भारतीय नियोजन प्रणाली को गंभीर संकटों एवं अवरोधों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही नियोजन व्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पूर्णतः स्पष्ट हो गए। जहाँ एक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विस्तार, आधार संरचना विकास और विज्ञान एवं तकनीकी विकास तथा शिक्षा के प्रसार आदि क्षेत्रों में नियोजन प्रणाली को सफलता प्राप्त हुई। दूसरी ओर गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन, आय असमानताओं में कमी, भूमि सुधारों के पूर्ण क्रियान्वयन आदि क्षेत्रों में असफल साबित हुई। अब देखिए राजनियंत्रित औद्योगिकरण देखिए, राजनियंत्रण औद्योगिकरण देखिए आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभाव, तकनीकी विकास की निम्न स्थिति, विदेशी पूंजी पर निर्भरता, घरेलू बाजार की अनुपस्थिति, पूंजीगत उद्योगों का अभाव तथा पूंजी निर्माण की कमी जैसी विशेषताएं विद्यमान थी। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व तथा उद्यमियों द्वारा औद्योगिकरण के विकास एवं विस्तार के लिए आधारभूत संरचना, घरेलू मांग तथा विशेष योग्य संसाधनों की उपलब्धता को अनिवार्य शर्तों के रूप में स्वीकार किया गया और इन शर्तों को राजकीय सहयोग के बिना पूरा करना असंभव समझा गया। देखिए 1938 के राष्ट्रीय योजना समिति तथा 1944 की बम्बई योजना के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के नियोजन प्रणाली तथा राज्य नियंत्रण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों को औद्योगिकरण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए भी उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व कायम रखना आवश्यक था। निजी क्षेत्र के देखिए यहाँ पर क्या कि निजी क्षेत्र के अधिकाधिक लाभार्जन करने के दृष्टिकोण के कारण देखिए यहाँ पर क्या निजी क्षेत्र के अधिकाधिक लाभार्जन करने के दृष्टिकोण के कारण उसे सामाजिक कल्याण में देखिए क्या निजी क्षेत्र के यहाँ पर देखिए निजी क्षेत्र के अधिकाधिक लाभार्जन करने के दृष्टिकोण के कारण उसे सामाजिक कल्याण से संबंधित प्राथमिकताओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इधर के धन संकेंद्रण देखिए यहाँ पर क्या धन संकेंद्रण तथा एकाधिकारी पूंजीपति नियंत्रण को कम करने के लिए भी सरकारी अंकुश रखना उचित समझा गया। औद्योगिकरण पर देखिए यहाँ पे औद्योगिकरण पर राज नियंत्रण के स्वरूप को सरकार की आरंभिक औद्योगिक नीति में देखा जा सकता है। देखिए 1948 की औद्योगिक क्रांति देखिए आप 1948 की औद्योगिक नीति की बात करते इस नीति में देखिए आप क्या इस नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आगामी वर्षों में राज्य द्वारा अपने नियंत्रणाधीन नवीन उत्पादक इकाइयों की स्थापना की घोषणा की गई। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से कार्य करना था। निजी क्षेत्र को देश की समान औद्योगिक नीति के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करनी थी। शस्त्रास्त्र, रेलवे, मुद्रा उत्पादन आदि क्षेत्रों में राज्य के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पना की गई। विमान एवं पोत निर्माण, लोहा, कोयला, खनिज तेल तथा संचार क्षेत्र में राज्य द्वारा आधारभूत उद्योग की स्थापना करने का निश्चय किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में मान्यता दी गई। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव था। देखिए इन उद्योगों हेतु विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन को आरक्षित किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना तो क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना भी राज्य का दायित्व माना गया। इस प्रकार 1948 की औद्योगिक नीति द्वारा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर क्या 1956 की औद्योगिक नीति देखिए इस नीति के प्रस्ताव में उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए यहाँ पर क्या इस नीति के प्रस्ताव देखिए आप इस नीति के प्रस्ताव 1956 की औद्योगिक नीति देखिए इस नीति के प्रस्ताव में उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहले वर्ग में आपको शस्त्रास्त्र उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, भारी उपकरण, लौह इस्पात, कोयला, खनिज तेल, धातु उद्योग, भारी विद्युत उपकरण, अन्य महत्वपूर्ण खनिज, वायु
परिवहन, रेलवे देखिए रेलवे वैमानिकी, देखिए रेलवे वैमानिकी, टेलीफोन, विद्युत उत्पादन, वितरण तथा तार एवं रेडियो उपकरण जैसे 17 उद्योग रखा गया। 17 उद्योग रखा गया। देखिए 17 उद्योग रखा गया। ये राज्य के पूर्ण नियंत्रण, देखिए ये राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थे। ये राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थे। देखिए ये राज्य के पूर्ण नियंत्रण। दूसरे देखिए दूसरा देखिए दूसरे वर्ग में, देखिए दूसरे वर्ग में, देखिए दूसरे वर्ग में अन्य अलोह, दूसरे वर्ग में देखिए दूसरे वर्ग में अन्य अलोह धातु एवं एल्युमिनियम, अन्य खनिज उद्योग, देखिए अन्य खनिज उद्योग, लोह मिश्र धातु एवं औजारी, इस्पात, प्रतिजैविक एवं अन्य औषधि रसायन उद्योग और उर्वरक, सशिल्ट, देखिए उर्वरक, सशिल्ट, देखिए संश्लिष्ट रबर, सड़क परिवहन एवं समुद्री परिवहन, कोयले का कार्बनिक तथा रासायनिक अपशिष्ट जैसे 12 उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों में राज्य का नियंत्रण बढ़ता जाना तथा राज्य इनमें नवीन उद्यमों की स्थापना करेगा। निजी से देखिए निजी क्षेत्र से इन उद्योगों के संचालन में राज्य की सहायता करने की अपेक्षा की गई। राज्य में सहायता करने की अपेक्षा की गई। देखिए तीसरा देखिए शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिए गए, किंतु इस वर्ग के उद्योग को भी सामाजिक उद्देश्य एवं नियंत्रक, किंतु इस वर्ग के उद्देश्य को भी किंतु इस वर्ग के उद्योगों को भी सामाजिक उद्देश्य एवं नियंत्रक विधानों के अधीन कार्य करना था। देखिए आप इस औद्योगिक नीति में स्पष्ट किया गया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में पृथक या विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक है। निजी क्षेत्र की आशंका का समाधान करने के लिए राज्य द्वारा पूंजी समर्थन, राजकोषीय उपायों तथा संचार एवं ऊर्जा सुविधाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के विकास को पर्याप्त समर्थन दिया गया। राज्य की नीति में राज्य के सरकारी एवं निजी दोनों इकाइयों के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार को सुनिश्चित किया गया। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, प्रादेशिक असमानता की प्रादेशिक असमानता की समाप्ति तथा श्रमिक सुविधाओं के विस्तार की सिफारिशें भी की गई, जिन्हें पूरा करना राज्य के नियंत्रण के बगैर असंभव था। देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन औद्योगिकरण, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन औद्योगिकरण यहाँ देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन औद्योगिकरण। यहाँ देखिए प्रथम पंचवर्षीय, देखिए प्रथम योजनाओं में देखिए यहाँ पर क्या प्रथम योजनाओं में आपको प्रत्यक्ष औद्योगिकरण प्रयासों के स्थान पर आधारभूत संरचना एवं कृषि तथा सिंचाई के विकास पर जोर दिया गया, ताकि आगामी समय में किए जाने वाले तीव्र औद्योगिकरण हेतु सुगम पृष्ठभूमि निर्मित की जा सके। देखिए विभिन्न उद्योगों की, देखिए यहाँ पर विभिन्न उद्योगों की विकास दर प्रथम योजना काल में संतोषजनक रही। इसी कारण में सिंदरी उर्वरक कारखाना, चित्तरंजन का रेल इंजन निर्माण कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, देखिए यहाँ पर पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारत टेलीफोन उद्योग आदि की स्थापना की गई। द्वितीय योजना काल में निर्धारित औद्योगिकरण का लक्ष्य 1956 की औद्योगिक नीति से प्रेरित था। योजना के देखिए यहाँ पर क्या योजना कुल विनियोग का 27% अंश उद्योग क्षेत्र के निश्चित किया गया। राय आपको राउरकेला में भिलाई तथा दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखानों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में अनेक उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई। देखिए कि इस काल में यहाँ पर इस काल में छोटे उद्यमकर्ता समूह का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे पूंजी एकाधिकार की प्रवृत्तियों में आंशिक रूप से कमी आई। देखिए तृतीय योजना काल में आपको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ मशीन निर्माण उत्पादन देखिए तकनीकी कौशल एवं प्रबंधकीय दक्षता में सुधार लाने पर बल दिया गया। देखिए योजना काल के, देखिए यहाँ पर योजना काल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को केंद्रीय स्थान पर, देखिए योजना काल यहाँ क्या योजना काल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया है। योजना काल के देखिए यहाँ पर क्या योजना काल के दौरान ऑटोमोबाइल, डीजल इंजन, बिजली ट्रांसफार्मर, मशीनी उपकरण आदि क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई। देखिए उद्योग विकास एवं विनियमन, देखिए उद्योग विकास एवं विनियमन, देखिए उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951। देखिए इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को मध्यम एवं बड़े औद्योगिक उपकरणों की स्थापना के लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। सरकार को उत्पादन की मात्रा, आयात निर्यात कोटा, मजदूरी मूल्य एवं वेतन के निर्धारण की शक्ति भी प्राप्त हुई। सरकार की इन अधिकारों को उद्योगों के विकेंद्रीकरण तथा उपभोक्ता एवं श्रमिकों की हित संरक्षण की दृष्टि से औचित्यपूर्ण सिद्ध किया गया। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार घरानों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को भी विभिन्न कानूनों के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
हाँ, फिर देखिए यहाँ पे इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 1.5 दशकों में लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्शों के अनुरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया आरंभ की गई, औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया आपको आरंभ की गई, उसमें राज्य के नियंत्रण को अनिवार्य तत्व माना गया। तत्कालीन नवीन अर्थव्यवस्था में आधारभूत क्षेत्रों को मात्र निजी एवं बाजारवादी आर्थिक शक्तियों के साथ विकसित करना असंभव था, और स्वयं निजी क्षेत्र भी इतना सामर्थ्यवान नहीं हो पाया था जो सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्संरचना हेतु अपेक्षित संसाधनों जुटा सकने में असमर्थ हो पाता। देखिए राज नियंत्रण के माध्यम से ही कृषि, ऊर्जा, परिवहन तथा संचार क्षेत्र में संसाधनों का निवेश सुनिश्चित किया जा सकता था। इन आधारभूत सुविधाओं के विकास के बिना घरेलू बाजार का निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन का होना संभव नहीं था। इन सब कारणों से राज्य को औद्योगिकरण प्रक्रिया के नियंत्रण की बागडोर सौंपी गई, और कतिपय असफलताओं के बावजूद राज्य द्वारा अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निभाया गया। देखिए यहाँ पर क्या कि भूमि एवं कृषि सुधार की बात यहाँ की गई, भूमि एवं कृषि सुधार की बात की गई है। देखिए यहाँ पर क्या स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती देश का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास थी। भारत की 80% से भी अधिक जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि को आर्थिक विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध पाया गया। आज़ादी के बाद भारत को पिछड़ी कृषि व्यवस्था विरासत में प्राप्त हुई, जिसके मुख्य लक्षण इस प्रकार थे। भूस्वामित्व के विभिन्न प्रकार, कुछ गिने चुने हाथों में भूमि का केंद्रीकरण, बिचौलियों की प्रभावशीलता, बहुसंख्यक गरीब किसानों का अस्तित्व, ग्रामीण बेरोजगारी। देखिए यहाँ पर क्या ग्रामीण बेरोजगारी, न्यून कृषि उत्पादन, तकनीकी सुविधाओं का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन एवं भेदभाव, निम्न ग्रामीण जीवन स्तर था, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता, रूढ़िवाद, धर्मांधता एवं जातिवाद का वर्चस्व आदि। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन और कृषि में सुधार करना नेतृत्व की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था। तत्कालीन समय में कृषि सुधार से जुड़ी तीन विचारधाराएं मौजूद थी। देखिए भारतीय साम्यवादी दल द्वारा भूमि के राष्ट्रीयकरण को अनिवार्य माना गया। दूसरा देखिए आपको विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के अंतर्गत भूमि सुधारों को नैतिक दबाव के आधार पर तय करने का आह्वान किया गया। और तीसरा देखिए 1949 में कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 में कांग्रेस से कृषि सुधार समिति के प्रतिवेदन में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के अधीन भूमि सुधार तथा सहकारी खेती बल दिया गया। पहली दो विचारधाराओं को कानूनी समर्थन के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस की नीतियों के आधार पर ही कृषि सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। 1955 के आवर्ती अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवादी ढांचे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों के निम्न उद्देश्य निश्चित किए गए। पर ग्रामीण भारत को प्रभावी अर्ध सामंती सामाजिक संबंध और आर्थिक संस्थाओं का उन्मूलन, दूसरा वास्तविक किसानों को भूमि का वितरण, तीसरा सरकारी सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा प्रगतिशील किसानों की क्षमता में वृद्धि, चौथा आपको क्या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, पांचवा आपको काश्तकारी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना, छठा लगान का भुगतान नकदी में करना। देखिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति संसदीय लोकतंत्र के अधीन तथा संपत्ति के अधिकार को बिना क्षति पहुंचाए की जानी थी। भारतीय संसद द्वारा भी शीघ्र ही कांग्रेस के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात योजना आयोग, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों के विविध कार्यक्रमों को जारी किया। इसके अंतर्गत मिल्कियत ढांचे में संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। भूस्वामित्व की नई अवधारणा सामने आई। कृषि क्षेत्रों में
कृषि क्षेत्रों में आपको आधुनिकीकरण की मांग की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर सहायता पहुंचाने वाले संस्थानों का गठन किया गया। पढ़ाई को भूमि सुधार कार्यक्रम, देखिए भूमि सुधार कार्यक्रम उठाए गए कदम थे। पढ़ाई के बिचौलियों का उन्मूलन था। बिचौलियों का उन्मूलन था। कास्ट का सुधार था। भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि जोतों की सीमा का निर्धारण, भूमि जोतों की सीमा का निर्धारण था। फिर इन सुधारों का एकमात्र उद्देश्य था भारत के किसानों को जमींदार और जागीरदार जैसे बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करना और उनकी जमीन को सुरक्षा प्रदान करना। ताकि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए उसमें पूंजी लगा सके। देखिए यहाँ पर क्या है कि बिचौलियों के, हम देखिए क्या कि बिचौलियों का, देखिए यहाँ पर क्या बिचौलियों के उन्मूलन की बात करते हैं। सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन पर अधिक बल दिया गया, जिससे बिचौलियों को समाप्त करके कृषकों के साथ सीधा संपर्क कायम किया जा सके। काश्तकार की वैधानिक परिभाषा में लघु किसानों के साथ साथ बड़े बड़े भूस्वामियों को भी शामिल किया गया। कृषि श्रम जांच रिपोर्ट 1951 के अनुसार कुल कृषक परिवारों में 20% लोग भूमिहीन थे। 2.5 एकड़ से कम भूमि प्राप्त किसानों का प्रतिशत 38 था। और कुल खेती योग्य भूमि के मात्र 6% में उनका अधिकार था। 59% कृषक परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि थी, जो कुल खेती योग्य भूमि का 16% थी। अब आज़ादी के समय आपको व्यक्तिगत स्वामित्व की 57% कृषि भूमि पर जमींदारों का प्रभुत्व था। सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने पर निम्न कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। पहला, कृषि राजसूची का विषय था। अतः इस दिशा में क्या कोई भी सुधार संपूर्ण भारत में एक साथ लागू करना अत्यंत दुष्कर था। विभिन्न राज्यों की भू सुधार नीतियों में विभिन्नता थी। दूसरा, खेती एवं सीमांत कृषकों को राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना एक विकट समस्या थी। तीसरा, आपको अधिग्रहित की गई भूमि के बदले मुआवजा देना भी एक समस्या थी। देखिए जमींदार देखिए जमी जमींदार देखिए हम क्या जमींदार मुआवजे के प्रश्न को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय से असंवैधानिक घोषित करा लेते थे। हमने क्या कि जमींदार मुआवजे के प्रश्न को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय से असंवैधानिक घोषित करा लेते थे। अनुच्छेद 31 में संशोधन करके भूमि सुधारों को लागू किया जा सका है। देखिए जमींदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद भी जमींदारों को भू कृषक का दर्जा प्रदान किया गया था। उन्हें निजी खेती के लिए भूमि के पुनर्ग्रहण की सुविधा भी दी गई। आप देखिए काश्तकारी सुधार देखिए कि काश्तकारी को भूमि जोतने का अस्थायी अधिकार दे दिया, किंतु वे जमीन का विक्रय नहीं कर सकते थे। फिर एक वर्ष के लगान का 10 गुना अदा करने वाले काश्तकार ही भूमि को बेच सकते थे। इस प्रकार अधिकांश किसान भूमिघर और सिरदार के रूप में बदल गए, जो सरकार को सीधे लगान देते थे। किंतु जमींदारों पर अभी भी खुद काश्त के रूप में काफी भूमि बची रह गई थी। और सरकार से प्राप्त मुआवजे को लाभकारी व्यवसायों में नियोजित कर उन्हें अपनी प्रभावपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को पूर्णतः समाप्त नहीं होने दिया था। देखिए यहाँ पर क्या कृषि सुधार के अंतर्गत अनेक वैधानिक कदम उठाए गए। काश्तकारी अवधि की सुरक्षा, लगान दर के निर्धारण, अतः काश्तकारों को भूमि खरीद कर स्वामी बनने का अवसर देने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए। कृषि भूमि की सीमा तथा भूमिहीनों की भूमि के वितरण के संबंध में कई कानून बनाए गए। 60 दशक के प्रारंभिक वर्षों में योजना आयोग द्वारा एक पारिवारिक जोत का निर्धारण किया गया, जिसकी वार्षिक आमदनी 1200 रुपये के बराबर हो। योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझाव में 5 सदस्यीय परिवार के पास तीन पारिवारिक जोतों के स्वामित्व को जरूरी माना गया। प्रथम तीन पंच से योजनाओं के प्रपत्र में भी काश्तकारों की दशा सुधारने के संबंध में निम्न प्रस्ताव मौजूद थे। पहला, भूमि का किराया कुल उत्पादन के 1/2 से 1/4 से 1/4 स्तर से ज्यादा ना हो। भूमि का किराया कुल उत्पादन 1/2 से
पूरा 4 स्तर से ज़्यादा ना हो। देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे जिस भूमि के पुनर्ग्रहण की संभावना ना हो, जिस भूमि के पुनर्ग्रहण की संभावना ना हो उसका स्वामित्व काश्तकार को सौंपा जाए, उसका स्वामित्व काश्तकार को सौंपा जाए। देखिए तीसरा देखिए आपको दूरस्थ ज़मींदारी के तीसरा आपके यहाँ पे क्या कि दूरस्थ ज़मींदारी को देखिए दूरस्थ ज़मींदारी को हतोत्साहित किया जाए। तीसरा आपको दूरस्थ ज़मींदारी को हतोत्साहित किया जाए। चौथा आपको देखिए व्यक्तिगत कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए। अब देखिए भूमि हदबंदी यहाँ देखिए क्या कि संघ पंचवर्षीय देखिए क्या पंचवर्षीय योजना में असमानता के देखिए पंचवर्षीय योजना में असमानता के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को रोजगार और प्राधिकारिक उद्देश्य से भूमि हदबंदी की आवश्यकताओं को स्वीकार किया गया। भूमि हदबंदी कानून 1950 के दशक में ही लागू हो गया था, किंतु उसका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर हुआ। भूमि हदबंदी के उद्देश्य की आंशिक आंशिक सफलताएँ भूमि हदबंदी के उद्देश्य को आंशिक सफलता ही मिल सकी क्योंकि भूमिपतियों ने अपनी अधिशेष भूमि अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं अन्य लोगों के नाम कर दी थी। इस बेनामी हस्तांतरण ने भूमि हदबंदी कानूनों के एक सीमा तक अप्रभावी बना दिया। अनुपात कृषि सुधारों के अंतर्गत भारी निवेश के द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि चकबंदी को प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि चकबंदी की व्यवस्थित शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य भूमि के उपविभाजन को रोकना था। 1957 के अंत तक 150 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो चुकी थी। भूमि सुधारों के साथ ही संविधान के निदेशक तत्वों 1940 के अधीन ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गई, जो व्यक्स और व्यापक मताधिकार पर आधारित थी। ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण स्तर के भूमि संसाधनों के नियंत्रण में ग्रामीण जीवन एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की शुरुआत हुई। कृषि सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी कई प्रयास किए। 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को कुछ राज्यों के चयनित 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को कुछ राज्यों के चयनित जिलों में लागू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, अच्छे बीज तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना था। इन सुविधाओं के साथ साथ सिंचाई की उचित व्यवस्था पर भी बल दिया गया, किंतु इन सुविधाओं का सर्वाधिक लाभ अमीर कृषकों द्वारा उठाया गया। यद्यपि से सरकार को उत्पादन में वृद्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई, किंतु कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन तथा समाज आर्थिक असमानता लाने के प्रयासों कई अवरोधों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष रूप में 1964 के काल में कृषि सुधारों को लागू करने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए, किंतु वे कृषि क्षेत्र में आमूल संरचनात्मक परिवर्तन लाने में अपर्याप्त रहे। देखिए किंतु वे कृषि क्षेत्र में आमूल संरचनात्मक परिवर्तन लाने में अपर्याप्त रहे, जिसका कारण मूलतः तत्कालीन सामाजिक संरचना में निहित था। आज के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास देखिए यहाँ पर क्या नेहरू को विश्वास था कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास बेहद आवश्यक है। वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव जिसमें देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट लोकसभा द्वारा मार्च 1958 में पारित किया गया। लेकिन एसपीआर 1958 से पूर्व देश में कई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संस्थान स्थापित किए जा चुके थे। विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर बल देते हुए नेहरू ने स्वयं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की अध्यक्षता धारण की। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं। जनवरी 1927 में आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL भारत की प्रथम राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई, जिसके पश्चात अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। 1952 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर भारत के 5 प्रौद्योगिकी संस्थानों में से पहला खड़गपुर में स्थापित किया गया। होमी जे भाभा की अध्यक्षता में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में की गई। 1954 में सरकार ने एक पृथक परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया, जिसमें होमी जे भाभा को सचिव बनाया गया। अगस्त 1956 में टॉम्बे में भारत
का प्रथम परमाणु संयंत्र क्रियाशील हुआ। देखिए 1962 में आपको उन्नीस सौ बासठ में भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति आई, देखिए यहाँ पर क्या INCO, देखिए आपको INCOSPAR की स्थापना की गई। देखिए रक्षा उपकरणों के रक्षा उपकरणों के उत्पादन की भारत की क्षमता वर्धन रक्षा उपकरणों के उत्पादन की भारत की क्षमता वर्धन हेतु कदम उठाए गए। फिर देखिए आपको शिक्षा में विकास, देखिए यहाँ पे शिक्षा में जो विकास हुआ 1951 में कुल जनसंख्या का मात्र 16.6% शिक्षित था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखिए आप क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह प्रतिशत और भी कम था। संविधान ने निर्देश दिए कि 1961 तक राज्य 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 1966 और फिर अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया। वर्ष 2009 में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 1964 तक विश्वविद्यालय की संख्या को 1947 के 18 से बढ़ाकर 54 किया गया। 1951 से 1961 के दौरान स्कूलों में लड़कों के नामांकन में दोगुनी और लड़कियों के नामांकन में तिगुनी वृद्धि की गई। 1949 में उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्थापित किया गया। आयोग के अनुशंसा 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC गठन किया गया और 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया। माध्यमिक शिक्षा का विकास, देखिए माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए सरकार ने डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में मुदालियर आयोग की नियुक्ति की। इसके आगे स्कूल शिक्षा से संबंधित अकादमिक मामलों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की सहायता एवं परामर्श देने के लिए सितंबर 1961 में साहित्यिक वैज्ञानिक और कल्याणकारी सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना की। देखिए सामाजिक परिवर्तन के बाद वर्ष 1955 में भारत सरकार ने छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अस्पृश्यता विरोधी कानून बनाया। देखिए संविधान में शैक्षिक संस्थानों संविधान में शैक्षिक संस्थान और सरकारी नियोजन में वंचित एवं कमजोर वर्गों के पक्ष में आरक्षण के संदर्भ में उल्लेखित उपबंधों को लागू किया गया। समाज में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए संसद में 1951 में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया गया। समाज के रूढ़िवादी वर्ग के तीव्र विरोध के बावजूद सरकार ने 4 पृथक अधिनियमों के रूप में विधेयक को पारित किया। इन अधिनियमों एकल विवाह की बात की और पुरुष एवं महिला दोनों को तलाक का अधिकार दिया गया। सहमति और विवाह की आयु में वृद्धि की और महिलाओं को गुजारा भत्ता और पूर्वजों की संपत्ति का अधिकार दे। लेकिन दुर्भाग्य व समान आचार संहिता के अभाव में इन क्रांतिकारी कदमों के लाभ केवल हिंदू महिलाओं को प्राप्त हुई। अन्य धर्मों की महिला लेकिन दुर्भाग्य व समान आचार संहिता के अभाव में इन क्रांतिकारी कदमों के लाभ केवल हिंदू महिलाओं को प्राप्त हुआ। अन्य धर्मों की महिलाओं विशेष रूप से मुस्लिम धर्म में अभी भी समानता प्राप्ति के संघर्षरत है। अब की भाषागत समस्या और राज्यों का भाषा पुनर्गठन, देखिए राष्ट्रीय भाषा को लेकर विचार विमर्श। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारत में 11 मुख्य भाषाएं थी और प्रत्येक भाषा 1 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती थी। औपनिवेशिक भारत में आपको राजकीय भाषा के रूप में आपको अंग्रेजी का प्रयोग होता था। लेकिन स्वतंत्रता के साथ यह प्रश्न पैदा हुआ कि अंग्रेजी को प्रतिस्थापित कर एक राष्ट्रीय राजकीय भाषा स्वीकार की जाए। राष्ट्रीय एकीकरण के चलते गांधी ने हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुशंसा की। नेहरू ने भी इस बात को माना कि हिंदुस्तानी भाषा बनने की क्षमता है। भारी विरोध के चलते संविधान सभा की भाषा समिति ने एक समझौता सूत्र प्रस्तुत किया। समिति ने निर्णय किया कि देवनागरी लिपि में हिंदी राजकीय भाषा होगी, लेकिन हिंदी भाषा की और संक्रमण क्रमिक होगा। प्रथम 15 वर्षों के अंग्रेजी का प्रयोग सभी राजकीय कार्यों के किया जाएगा और प्रत्येक प्रांत के भीतर राजकीय कार्य हेतु संविधान के 8वें सूची में सूचीबद्ध क्षेत्रीय भाषाओं में से एक भाषा चयन करेगा। इस प्रकार समिति ने हिंदी को राष्ट्रीय की अपेक्षा राजकीय भाषा के तौर पर संदर्भित किया। देखिए संसद द्वारा 1963 में राजभाषा आपको राजभाषा अधिनियम के माध्यम से भाषागत मामलों को स्पष्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि हिंदी 1965 से राजभाषा बनेगी। लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों को राहत के तौर पर अंग्रेजी को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया गया। गैर हिंदी भाषी लोगों के बीच विशेष रूप से दक्षिण भारत में हिंदी
दक्षिण भारत को हिंदी के विरुद्ध देखिए हिंदी के विरुद्ध प्रदर्शन एवं रोष जारी रहा और 1964 के उत्तरार्ध और 1965 के पूर्वार्ध में भाषागत मामलों पर दंगे भड़क उठे। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 ने केंद्र एवं राज्य के मध्य किसी भी राज्य के संचार के द्विभाषी अंग्रेजी हिंदी संविधान प्रस्तुत किया और प्रांतीय प्रशासन और लोक सेवा परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देकर बहुभाषी रियायत प्रदान की। अब के राज्यों का भाषा देखिए, राज्यों का भाषा पुनर्गठन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य के क्षेत्र भारत राज्य से दो वर्गों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। देखिए ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत, जबकि देसी रियासतों की संख्या 600 थी। जिनमें 542 रियासतों को छोड़कर शेष पाकिस्तान राज्य में शामिल हो गए। 542 रियासतों में से 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तब भारत में मिलाया गया जब उसका शासक पाकिस्तान चला गया। चला गया। हैदराबाद की रियासत को सैन्य कार्रवाई करके भारत में सम्मिलित किया गया और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया। देसी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और साहसपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के कारण संभव हुआ। फिर देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के यहाँ पर क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इसको देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत ब्रिटिश प्रांतों में देसी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित है। ए श्रेणी का राज्य, फिर बी श्रेणी का राज्य, फिर सी श्रेणी का राज्य, फिर डी श्रेणी का राज्य। ए बी सी डी और श्रेणी 3-4 प्रकार आपको राज्य ABCD थे। देखिए अब आपको ए श्रेणी के देखिए राज्य देखिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देसी रियासतों को सम्मिलित करके ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इनकी संख्या 10 थी। के 20 श्रेणी का राज्य क्या 20 श्रेणी के राज्य के 20 श्रेणी का 275 देसी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाइयों में गठित करके बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई। ये राज्य थे आपको हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू मतलब क्या पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्यों का संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन। इनकी संख्या 8 थी। अब देखिए सी श्रेणी के राज्य 61 देसी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये राज्य थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश के राज्य। इनकी संख्या 10 थी। देखिए डी श्रेणी के राज्य देखिए यहाँ पर क्या डी श्रेणी के राज्य देखिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया। यहाँ पे देखिए संविधान के द्वारा आपको राज्यों का श्रेणियों में विभाजन तात्कालिक उपयोगिता के आधार पर किया गया था। देखिए प्राय सभी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। जब केंद्र सरकार ने मद्रास राज्य की तेलुगु भाषी जनता के अनुरोध पर 1952 में आंध्र को अलग राज्य बना देने का निर्णय किया तो स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन आ गया। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य के स्थापना पर भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की मांग भड़क उठी। जब इस समस्या को सुलझाना असंभव हो गया तो इस समस्या के शांतिपूर्ण निदान के लिए 1953 में आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। भारत सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष और पंडित एच.एन. कुचरू और सरदार की अम्पनी इसके सदस्य थे। हालांकि संविधान निर्माण के पश्चात ही 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया और उसे इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है अथवा नहीं। देखिए आप इस आयोग ने दिसंबर 1947 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। फिर 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 30 सितंबर 1935 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और राज्यों के पुनर्गठन के संबंध निम्न सिफारिशें दी। देखिए पहला क्या देखिए राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। दूसरा देखिए अनुचित है। उनमें देखिए राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। देखिए राज्यों का पुनर्गठन सुरक्षा राज्यों का पुनर्गठन आपको क्या राज्यों का देखिए यहाँ पर क्या राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। देखिए तीसरा ए बी सी और डी वर्गों में विभाजित राज्यों को शांत कर दिया जाता था। इनकी जगह पर 16 राज्यों
राज्य तथा 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। संसद इस आयोग की सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। जिन 14 राज्यों को उल्लेख था वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई वर्तमान मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास वर्तमान चेन्नई, मैसूर उड़ीसा वर्तमान ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम था वे हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में मौजूदा 29 राज्य आपको आंध्र प्रदेश अभी वर्तमान 28 राज्य हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी राज्य हैं। देखिए सॉरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। अब देखिए नेहरू काल विदेश नीति, अब देखिए नेहरू देश की विदेश नीति को देखिए यहाँ पर देश की विदेश नीति को निर्धारित करने वाला देखिए देश की विदेश नीति को निर्धारित करने वाला आंतरिक तत्व होते हैं भौगोलिक स्थिति, इतिहास एवं परंपरा, सामाजिक संरचना तथा राजनीतिक संगठन। भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व स्वतंत्रता से पूर्व ही विदेश नीति के प्रति जागरूक था। सन 1921 में आपको अखिल भारतीय कांग्रेस इनमें रुचि लेने लगी तो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के तत्वों की उद्घोषणा की विदेश नीति तत्वों की उद्घोषणा करने लगी थी। सन 1925 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस समिति विदेश विभाग का प्रमुख बनाया गया। इसके कुछ समय बाद अर्थात 1927 में कांग्रेस ने चीन में मेसोपोटामिया तथा परसिया में भारतीय सेना के प्रयोग के प्रति खेद प्रकट किया। इन वर्षों में कांग्रेस उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रही मिस्र, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया की जनता के प्रति समर्थन प्रकट किया। और वर्ष 1939 में इसने उपनिवेशवाद देखिए आप वर्ष 1939 में इसने उपनिवेशवाद तथा फांसीवाद के मत चल रहे युद्धों में भारतीय जनता के भाग न लेने की उद्घोषणा की। चूंकि ये इन दोनों के विरुद्ध थे। देखिए जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इसने विश्व को दो गुटों में विभाजित पाया। इस समय देश के प्रमुख सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखना था। विशेषकर तब जब देश विभाजन तथा फूट और राज्यकरों की नीतियों का शिकार हो चुका था। इसी अवसर में देश की विदेश नीति के निर्धारण को भी प्रभावित किया। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में 5 अत्यावश्यक घरेलू तत्व, आपराधिक इतिहास एवं परंपरा। दूसरा आपको यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र। तीसरा आपको आर्थिक कारक है। तीसरा चौथा आपको क्या है, चौथा आपको भारतीय समाज एवं भारतीय समाज की बहुवादी प्रकृति तथा पांचवा और लास्ट आपका नेहरू का अकस्मात नीति। देखिए यहाँ पर भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत भली भांति परिभाषित है।